बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कतर में इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ दोहा में अरब मुस्लिम समिट हुई जो इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सरबराही इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की है। इजलास का एलामिया भी जारी किया गया जिसमें कतर से भरपूर यकजहती का इजहार और इसराइली हमले की शदीद मजम्मत हुई है। एलामिया में इसराइल की जानिब से कतर या किसी भी अरब इस्लामी मुल्क को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो इन धमकियों की मजम्मत करे और इसे रोकने के लिए इकदाम करे। एलामिया में तमाम रियासतों पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल के जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर नज़रसानी करे और मुमकिन कानूनी और मौसर इकदाम उठाए जाएँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा किया है। तुर्की ने इसराइल के मुजरमाना इकदाम पर कोई रियायत न देने की दरख्वास्त की है, जबकि इराक ने अरब और इस्लामी मुल्कों के लिए नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ पेश की है। ताहम नायब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान हमेशा कतर और दोस्त ब्रादर मुल्कों के साथ खड़ा है, मगर इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है। अब इसराइल का अमली तौर पर रास्ता रोकना होगा। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये मुस्लिम मुल्कों का इजलास सिर्फ यकजहती मजम्मतों, अपीलों, तजवीज़ों और मुतालबों तक महदूद है, आप समझते हैं, या क्या इस्लामी मुल्क सिफारती सतह पर इसराइल को लगाम डाल सकेंगे, या जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी ये नुक्ता उठाते हैं कि ये महज गपशप बातचीत तक महदूद रहेंगे, या वाकई मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होकर इसराइल को लगाम डालेगी? दुआ देखें, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इज़राइल का कुछ बिगाड़ सकती है। अगर बिगाड़ सकती होती तो अब तक बिगाड़ चुकी होती। देखें, इज़राइल जो है उसने यूएन का जो चार्टर है, वो चार्टर जो है वो सॉवरेन इक्वालिटी की बात करता है। वो चार्टर बेस है सॉवरेन इक्वालिटी के ऊपर कि तमाम ममालिक जो यूएन के रुकन हैं वो खुद मुख्तार हैं और इक्वली खुद मुख्तार हैं। अब इजराइल ने क्या किया, गाजा के ऊपर जो कर रहा है वो तो वो कर ही रहा है। हमने देखा एक सॉवरेन मुल्क लेबनान के ऊपर उसने अटैक किया, किसी ने उसका क्या कर लिया। उसने अब सीरिया में शाम के ऊपर उसने अटैक्स किए, वहां पे इवन इजराइल के जो है वो सिफारत खाने को जो है टारगेट किया। मुस्लिम उम्मा ने क्या कर लिया उसका। उसने ईरान के ऊपर अटैक किया, एक और सॉवरेन मुल्क के ऊपर अटैक किया, क्या कर लिया मुस्लिम उम्मा ने उसका। अब कतर के ऊपर अटैक किया, एक और सॉवरेन स्टेट के ऊपर अटैक किया, क्या कर लिया। हमने देखा कि जो है वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें निकला क्या है। उसमें मजम्मत के अलावा और बैनुल-अक़वामी बरादरी से ये अपील करने के अलावा कि जी एक्शन लिया जाए, क्या हुआ। देखिए, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं, वो अपने जो उनके मफादात हैं उनके गिर्द उनकी फॉरेन पॉलिसी घूमती है। यही कतर था। अब देखें, ट्रंप ने यह कहा कि जी मुझसे पूछ के इजराइल ने ये कार्रवाई नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बाद में कह रहा है कि जी अब के बार जो है वो कतर जो है इजराइल जो है दोबारा इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। तो पहले आपसे उसने पूछ के नहीं की तो क्या गारंटी है कि अब के बार वो दोबारा नहीं करेगा। तो इशू ये है कि इजराइल को जब पूरी दुनिया नहीं रोक पाई, आप देखें ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो इजराइल के वजीर आजम के खिलाफ और वजीर दिफा के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट इशू किए। उसको जो है वो अमेरिका सरकार ने उनके जजेस के ऊपर पाबंदियां लगा दी और फर्दर एक्शन का कह दिया कि जी और एक्शन लेंगे अगर आपने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई ना रोकी। जी, इजराइल का क्यों कोई नहीं जो है उसको कुछ कह सकता, बिकॉज इशू ये है कि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका की शय पे वो जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका की शय पे कर रहा है। आज जो है यूएन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड का मुर्तकिब हो रहा है, वो नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है गाजा में। क्या कर लिया आपने उसका। तो रीजन ये है कि इजराइल जो है वो शुत्रे बेमुहार है, वो एक उसको कोई भी लगाम जो है वो नहीं डाल सकता। अब भी नेतन्याहू ने यानी कतर पे अटैक करके उसके बाद आप उसका वीडियो स्टेटमेंट देखें, उसमें उसने क्या कहा
कि जी ये तो कतर है, जहां जहां मुझे पता चलेगा कि यहां पे हमास के लोग बैठे हैं मैं वहां कार्रवाई करूंगा। और प्रेसिडेंट क्या वो साइड करता है कि जी जिस तरह से अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में जाके किया, अफगानिस्तान में किया, तो इसी तरह मैं भी जाके करूंगा। तो वो उसकी देखिए वो इतनी दीदा दलेरी है। यहां पे इशू ये है कि वो जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया था, और यही अमेरिका सरकार है, यही अमेरिका और इसके इत्यादियों ने एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो लेके आए थे, यूएन जिसके मरकज में था, और उसका काम ये था कि जी दुनिया में जंगें रोकना है, जी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना है और ग्लोबल चैलेंजेस को इकट्ठे होके। लेकिन वो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम मेरे ख्याल में वो नाकाम हो गया। नाकाम हो गया ये कि यूनिलैटरलिज्म है, मल्टीलैटरलिज्म की बात नहीं है। यूनिलैटरली इजराइल कर रहा है, यूनिलैटरली कर रहा है, वो जाके लेबनान में भी अटैक करेगा, वो सीरिया में भी करेगा, वो ईरान में भी करेगा, वो कतर में भी करेगा। और अगर उसका रास्ता ना रोका गया तो वो फिर कोई भी मुल्क जो है वो उसके शर से महफूज नहीं रहेगा। यहां पे जरूरत इस अमर की है कि वो एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था कि जी जंगें बंद करनी है, वो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम फेल हो गया है। फेल इस वजह से हो गया है कि अमेरिका और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी जो हैं वो उसमें यूनिलैटरलिज्म की तरफ हैं कि जी जो हम यानी वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके रूल हम तय करेंगे, जो हम कहेंगे वो होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो SCO की समिट हुई चाइना में, उसमें मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव दिया ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से, कि जिसकी बुनियाद जो है वो सॉवरेन इक्वालिटी के ऊपर है, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर है, ग्लोबल रूल ऑफ लॉ के ऊपर है। यहाँ पे इस वक्त वो पुराना सिस्टम, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखेंगे ना तो वो सैयद मोहम्मद जाफरी की एक बड़ी अच्छी नज्म थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि यूएनओ में यूएस का यू है और बाकी नो ही नो। तो यूएन में इस वक्त सिर्फ अमेरिका का यू है और बाकी सब दुनिया के लिए जो है ना वो बाकियों को वो वादा फरदा पे टरखाने के फन में फर्द है, वो वाली बात होगी। हमें आपको बाकी ममालिक उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। अयाज साहब, हमलों की मजम्मत काफ़ी नहीं, इसराइल का रास्ता रोकना होगा, जिस तरह वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी कह रहे हैं, ज़ाहिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी। आपके ख्याल में अब ये जो तजवीज़ दी गई हैं, ख़ास तौर पर नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम की तजवीज़ का कहा गया है, इसराइल की रुकनीत अक़वाम मुत्तहिदा से ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली भी इसी तरह होगा? और अगर ऐसे हो जाता है तो क्या इसराइल को लगाम डाली जा सकती है? एक तो ये मुस्लिम उम्मा या अम्मा जो भी है, खुदा के लिए इससे बाहर आ जाए। ये बहुत टू मच हो गया। इस पे ये क्लीशे बन गया हुआ, यकीन करें कि जी वो पता नहीं वो मुस्लिम उम्मा कभी हुआ करती थी, होती होगी, मैंने तो नहीं देखी। उसकी रीज़न ये है कि हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फैसले कर रहा होता है, और जो ये मुतालबात हैं ये तरले मिलते हैं ना कि खुदा तो ना जे रुको एनु यार, ये कर लें वो कर लें, रुकनीत उसकी कर दें। इसहाक डार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो जो मज़ा आ रहा है ना इसमें सारी सिचुएशन में, कि एक तो क्रिकेट के हवाले से इंडिया में आपको पता ही है, वो खैर बाद में बात करेंगे, वो शहबाज शरीफ के जाने पे भी आग लगी हुई है वहाँ इंडिया में। वो कह रहे हैं भाई अरब ममालिक का इजलास, उसमें शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? वो और मुलाकातें भी कर रहा है और उसको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। मैं तो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी तो हमें पता ही होता है इन इजलासों के बाद जो एलामिया आना होता है वो किसी से ढका छुपा होता ही नहीं है। यही होती हैं कि जी वो अब आएगा तो फिर देख लेंगे, वो फिर आ जाता है। इजराइल एट विल जिस मुल्क में चाह रहा है वो इस्लामी मुल्क में हमला कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। ईरान में उसने किया, कतर जहाँ पे अमरीकी अड्डे हों वहाँ पे वो कर दे, मतलब ये कोई छोटी बात है? मतलब मेरे पास कोई वो मालूमात तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शक पड़ता है कि वो कतर की हुकूमत को भी बता के किया होगा उसने। मतलब मैं बिला वजह ही मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है कि इस लेवल पे जाके वो कर रहा है, और आपने सारे ममालिक इकट्ठे कर लिए और एलामिया आपके सामने है। क्यों एलामिया में तरले मिन्नतों के सिवा क्या है? कुछ भी नहीं है।
इसराइल का आप वो कहते हैं ना बाल भी बिका नहीं कर सकते जब तक अमेरिका उसके साथ है। और ट्रंप साहब तो आपको पता ही है दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए आए हुए हैं। वो क्रेडिट इतनी दफा ले चुके हैं, पाक भारत जंग रुकवाने का भी, ईरान इजराइल जंग भी उन्होंने रुकवा दी। और ये भी वो जंग तो नहीं है ना उनके ख्याल में, ये तो जाहिर है वो राइट है इसराइल का, वो जहां करेगा वो उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। तो ये सब इसी तरह चलता रहेगा। हम अपनी बारी का इंतजार करने वाली कौम में है। ये जितने इस्लामी मुल्क है ना, हमारा नाम भी ले लिया हुआ इसराइल ने, वो ठीक है, हमें मतलब हमारी तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आता है उसमें समझ आती है। वो जाहिर है अब क्योंकि इसराइल ने जो साथ दिया था इंडिया का जब ये जंग हुई हमारी इंडिया के साथ, वो तो चीज़ें सब ओपन है, उसमें तो कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। सारा कर करा के अमेरिका की भी ख्वाहिश यही थी कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करे। गुस्सा सिर्फ एक है ट्रंप को इंडिया पे और नरेंद्र मोदी पे स्पेशली, कि एतराफ़ क्यों नहीं किया भाई कि मैंने जंग रुकवाई थी। और कतन कोई इशू नहीं है। जिस दिन ये इख्तलाफ दूर हो गया, आप देखिएगा ये तीनों इकट्ठे होंगे, इंडिया, इजराइल और अमेरिका। और जब इंडिया और इजराइल करीब हैं तो अमेरिका कितनी देर दूर रहेगा। ये मतलब आप लोगों के सोचने की बात। सही जी। आमिर साहब कोई रास्ता निकालेंगे इस्लामी वाले? बड़ा जहाँ रास्ता निकालते हैं वो OIC के एलामिये पे ना, मुझे अभी एक मैसेज आया, हमारा प्रोग्राम देखने और सुनने वाले एक बड़े पुराने बुजुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने कहा OIC ने बद्दुआएं देने का फैसला किया कि जैसे इसराइल जब ये मॉस्को ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो हमने कहा जी हम ओलंपिक में नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया ने फैसला कर लिया था। भाई क्या कर लिया उसका, वो तो अपने काम पे लगा रहा, वो बाद की बातें हैं। अच्छा, मैं अयाज साहब, नवीद साहब ने ना बिल्कुल ठीक बातें की, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ करता हूँ। पाकिस्तान ने तो एक स्टैंड लिया बिल्कुल क्लियर कट इसराइल के खिलाफ, पहले भी लिया, अब भी लिया और आज भी ले रहे हैं कि ये बदमाशी नहीं चलनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि इसको लगाम डाली जाए और मौसर अंदाज से डाली जाए, लेकिन करें क्या, आप चले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में तो वहाँ वीटो की मार है ना इसराइल के खिलाफ, जितनी मर्जी बड़ी करारदाद ले आए। जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है कश्मीर पे, कितनी करारदादें इंडिया ने कोशिश की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो हमारे साथ खड़ा है, इसराइल वहाँ पे खड़ा है। लेकिन असूल की बात यह है कि अभी अभी कोई 2.5 मिनट पहले मार्को रूबियो का ट्वीट आया, अपने जहाज़ से उन्होंने किया है, पिक्चर भी डाली है कि मैं अब इसराइल आया था और आज उनकी अमीर कतर से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा मेरी पहली तरजीह इसराइल है, इस US प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा था और 48 जो हमारे उन लोगों ने मगवी रखे हुए हैं हम उनको छुड़वाएंगे। और जो उन्होंने ट्वीट किया उसके ऊपर अमीर कतर से मुलाकात के बाद कि बड़ी अच्छी रही, और ये जो मीडिएशन करा रहे हैं हमास और इसके दरमियान में, यानी वो जो हमला हुआ है ना वो तो गया भाड़ में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन तब आता है जब इसराइली नुमाइंदे को पहली दफ़ा वहाँ पे पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ती है UN में, तो हमें एक फ़ोन आता है मार्को रूबियो का, अगले दिन हम वहाँ कतर जाते हैं, OIC के वज़ीर ख़ारजा सारे दायरा मिल रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग सारों ने देख ली, चाहे वो सऊदी क्राउन प्रिंस से हो, वो अमीर कतर से हो, बाकी सारों से। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ये काम तो जिस दिन से वज़ीर आज़म बने हैं इस काम में वो मास्टर हो गए हैं कि जितना मैक्सिमम लोगों से मिला जा सकता है कहीं पे साइड लाइन पे वो मिला जाए। और फिर वो कल सुबह जा रहे हैं सऊदी अरब, कल रात को वो मिलेंगे वहाँ जाके क्राउन प्रिंस से दोबारा। लेकिन ये क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं चूंकि वहाँ पे ट्रंप के साथ एक मुलाकात मुतवक्को है, UN जनरल असम्बली में स्पीच 26 को है प्राइम मिनिस्टर की, उससे पहले। तो पाकिस्तान जो बातचीत करना चाह रहा है उसमें सारे खित्ते की सिचुएशन भी है, सब कुछ है। लेकिन जो बात मैंने पहले दिन कही थी कि अरब ममालिक ने फैसला करना है कि इसराइल के बारे में वो क्या चाहते हैं और पाकिस्तान क्या कर सकता है। कि हम कहते थे कि भाई हमारी इक़्तिसादियात आप संभाल लें, जो हमारे मसाइल हैं दिफा हम संभाल लेंगे, लेकिन फैसला तो आपने करना ना। अगर बद्दुआएं देने का ही फैसला किया तो फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिफेंस कर चुका है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने जौहर भी दिखाया और माना भी दुनिया ने, जिसकी आपको याद होगा मार्को रूबियो और ट्रंप दोनों कहते थे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं और तय कर लेंगे। हमने तय किया तो हमारी जंगबंदी करा दी। हमास के बारे में या गजा के बारे में वो एक लफ्ज नहीं बोलते कि जेनोसाइड जो वहां हो रहा है, जो लोगों को जिंदगी तंग कर दी है, खत्म ही कर दी है। कि जब एक जुमे पे खुतबा देते हुए आलिम दीन कहते हैं कि ये हम भूखे हैं और दैट्स ऑल और नमाज पढ़े, ये इससे बड़ा अलमिया इंसानी नहीं हो सकता। और दुनिया में आवाजें उठी हैं, लेकिन इसराइल की चूंकि सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है, कोई क्या कह सकता। सही जी, सब साड़ियां बददुआओं च भी असर कोई नहीं दे रहा। फैसल साहब नहीं, बददुआवां देने जो के रह गए ना, और की करिए, नहीं असर भी कोई नहीं ना। फैसल साहब मेरा
मेरा ख्याल है दुआ मुस्लिम उम्मा में ना बद्दुआएं देने का भी दम नहीं है। ये बद्दुआएं देने से पहले भी ना इजाज़त तलब करेंगे कि बद्दुआ दे दें या नहीं दें। अगर उसकी इजाज़त नहीं मिली तो ये बद्दुआएं भी शायद ना दें। बात यह है कि एक इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से इसराइल जो है वो अमेरिका के लिए इतना प्यारा है। अच्छा, मतलब हमारा इशू तो होगा, अमेरिका का तो बहरहाल नहीं होगा ना वो कोई ईसाई मुल्क है। तो आखिर वो कौन से असबाब हैं, वो ऐसे कौन से महरकात हैं कि वो इसराइल जो है वो जो है और अमेरिका में जो है बिल्कुल एक इतनी पक्की मोहब्बत है जिसकी मोहब्बत की दास्तानें जो किताबों में भी शायद ना मिलती हों। इस पर भी तो गौर करने की जो है ना ज़रूरत है। आखिर इसराइल के अंदर ऐसी कौन सी कशिश है, ऐसा उसके पास कौन सा हथियार है, ऐसे कौन से उसके पास वसाइल हैं, या ऐसा कौन सा उसके पास तुर्क का पत्ता है कि वो अमेरिका की पॉलिसियों पे जो है वो असरअंदाज जो हो जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका की पॉलिसियाँ भी जो है, जो उसकी खारजा पॉलिसी तो आप छोड़ दें, उसकी जो अंदरूनी पॉलिसियाँ हैं वो भी इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। अमेरिकी इलेक्शन का फैसला भी जो है वो इसराइल करता है। तो इसके पीछे क्या असबाब है, ये इस पे भी तो कम से कम ये रिसर्च करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, इस पे गौर करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, या इस पे गौर करने के लिए कोई आपको कोई हुक्मरान होने की ज़रूरत तो नहीं है। ये तो कोई भी आदमी, ज़हीन आदमी, समझदार आदमी जो है इस पे जो है वो रिसर्च कर सकता है केस स्टडी के तौर पे। दौलत तो मुस्लिम उम्मा के पास जितनी है, फिर वो उम्मा मुँह से निकल गया, इन मुस्लिम ममालिक के पास इतनी है, इतनी दौलत इसराइल के पास होगी। तो फिर इस पे गौर करें कि क्या वजूहत है, ऐसी कौन सी उसके पास जो गीदड़ सिंगी है कि जो अमेरिका जो है वो चारों शाने उसके सामने जो है ना वो चित हुआ है, वो जो बोलता है वो उसको जो है वो कर देते हैं। और ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके पास दौलत भी है, इनके पास वसाइल भी है, इनके पास बिजनेस भी है, ये बिजनेस करते भी है, बिजनेस देते भी हैं, दोनों काम होते हैं। आप इनके ममालिक में भी जाके बिजनेस कर सकते हैं या आपके मुल्कों में भी आके बिजनेस करते हैं। इतनी दौलत है, इतने इनके ममालिक जो है वो ताकतवर है। अमेरिका की कंपनियां दुबई में भी बिजनेस कर रही हैं, सऊदी अरब में भी बिजनेस कर रही है। इसी तरह सऊदी अरब के शेखों का पैसा या इन अरब ममालिक के हुक्मरानों का पैसा अमेरिका में भी लगा हुआ है। अगर ये कहा जाता है कि वहाँ के बिजनेस पे यहूदियों का होल्ड है तो पैसे तो इनके भी बहुत लगे हुए। इस पे जो है ना वो गौर करें। बाकी इस चीज़ से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना कि मुस्लिम उम्मा क्या है, या पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सऊदी अरब लोग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम ये क्यों सोचते हैं कि सारे ममालिक जो है वो एक उम्मा को सामने देख के पॉलिसी बनाएंगे। आज तक कभी ये बात हम आज की दुनिया में, माजी में तो चले होता था ऐसा, आज की दुनिया में कोई सारे ईसाई मुल्क बैठ के ये पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाते कि मुस्लिम उम्मा को कैसे कंट्रोल करना है या हमने अपनी आज़ादारी कैसे कायम करनी है। ये मुसलमानों का जो इशू क्यों रह गया, दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। जिस दिन हमने ये पॉलिसी बना ली कि हम अपने मुल्क को देख के जो है अपने मुल्क की ताकत को देख के पॉलिसी बनाएंगे और इन ममालिक ने भी ये पॉलिसी बना ली तो फिर शायद जो है दुनिया की सूरत हाल जो है ना बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। सही। इसका एक अहम पहलू ये है कि इन ममालिक के जो हुक्मरान है ना जी वो बहुत अंदर से कमज़ोर है। बाहर तो इनकी बहुत शाना ज़िंदगी है कि ऐसी शाना ज़िंदगी कि वो अमरीकी सदर भी देखता है तो उसकी भी जो है ना वो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी वो शाना ज़िंदगी के अंदर से ये ना बहुत कमज़ोर है। जी। तो इनकी कमज़ोरी जो है ना उसको अमेरिका जो है ना वो कैश करवाता है। इनको पता है कि इनकी जो इनके किरदार है वो कितनी कमज़ोर रस्सी से जो बंधा हुआ है। तो ये जब ये रियासतें अपने तौर पे मजबूत हो जाएंगी, यहाँ मजबूत हुकूमतें कायम हो जाएंगी, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, तो ये इसराइल की चौधराहट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हमें इसराइल को ख़त्म करने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ सोचने के बजाय अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपनी खामियों को कमज़ोरियों को दूर करना पड़ेगा। इसराइल को तबाह किए बगैर ही तबाह हो जाएगा। लेकिन हम पहले अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। हमारी नीयत भी गलत है, सिम भी गलत है। जी इलियास साहब, कैसे इसराइल का रास्ता रोका जा सकता है? देखिए, इजलास तो इस्लामिक ममालिक ने तलब कर लिया, उसमें जो करारदादें में मंजूर कर ली, उसके बाद देखेंगे क्या अब ये सारे अपने अपने वतन चले जाएंगे और मसला क्या है, कुछ इसमें हल तो नहीं वो जो दिखाई दे रहा कि क्या करना है। ये तो एक्शन लेने का वक्त था कि इस वक्त इनको चाहिए था एक्शन लेना, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। सब बिल्कुल हर मुल्क की अपनी तरजीहात हैं, वो ये नहीं देख रहे कि जी मुस्लिम ममालिक क्या सोचते हैं, यकजा होकर इनके खिलाफ क्या करने की आवाज़ उठानी है, किस तरह
हमला करना है। तो अब ये देखा इन्होंने कि फिर के देख, आपके मार के देख, तो फिर वो उसमें अगली दफ़ा देखेंगे किसकी शामत आती है। ये तो उसने इसराइल ने चेक किया है कि चेक करके देखा उसने कि उसने कतर पे चेक करके देखा, क्योंकि उनके कतर के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके अड्डे भी हैं, उनकी फ़ौज भी, तो वो सारे उन्होंने चेक करके देखा कि यहाँ से क्या रिएक्शन आता है, ताकि उसका अगला टारगेट वो देखता है कि उसको अगले टारगेट को अचीव करेगा। तो उसमें कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इसी तरह बैठ के इस तरह बात करके, क्योंकि ईरान के बाद वो चेक करना चाह रहा था जो सूरत हाल है, उसने चेक कर लिया, अमेरिका ने भी देख लिया कि सारी सूरत हाल कंट्रोल में, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने ऐसे ही करना है। सिर्फ इस पर इस वक्त उनको पाकिस्तान पर साथ बुला के उन्होंने देखा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है उनके लिए दिफा के लिए। तो जाहिर है वो पाकिस्तान भी जो है वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है, तो सबका दिफा अपने खर्चे पर तो नहीं करेगा, क्योंकि हर मुल्क की इकॉनमी अपनी है। पाकिस्तान की इकॉनमी का सबको पता है। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान ही गया था सबके पास कि दोस्त ममालिक हमारी हेल्प करें, हमारे मुल्क हालात नहीं ठीक है, तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया था। तो ये इस तरह जुबानी कलामी तो नहीं होता सर, हर मुल्क की अपनी तरजीहात हैं। पाकिस्तान को जब तक सपोर्ट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को साथ लेके चला नहीं जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। तो जाहिर है इस सूरत हाल में ये देखना है कि इसराइल ने अगली दफ़ा को जो करना है उसके लिए अमेरिका से ये देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका ने आज उसने कर दी, मार्को रूबियो ने ट्वीट करके जो जैसे आमिर साहब बता रहे कि उसने कह दिया उनकी अव्वल तरजीह जो है इसराइल है। ज़ाहिर है उनकी सारी जो इतने बिजनेस जो है, सारा इकॉनमी जो संभाली हुई है, तो इसराइल ने संभाली। इकॉनमी को जब संभाला होगा तो फिर सारा जो मैटर्स वगैरह सारे हैं, तो उसको पता है कि उसको इसराइल को कुछ नहीं कहना है, इसराइल को सपोर्ट करना है। तो आपकी जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है सारी है, चाहे इसराइल छोटा है लेकिन उधर लोगों ने कब्जा किया हुआ है उधर इकॉनमी पे। तो जाहिर है उस सूरत हाल पर पाकिस्तान को सब ममालिक को देखना चाहिए कि अगला जो करते ताकि इनको खामोश करते एक दफ़ा इसराइल को, ताकि वो आइंदा देखता भी ना ईरान के वाक़े के बाद दोबारा ना किसी मुल्क को देखे। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। सवाल था क्या इस्लामी मुल्क इसराइल को लगाम डाल सकेंगे? राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। ब्रेक से वापस आएंगे। एशिया कप में शेख हैंड का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया, इस पर हम बात करेंगे। ICC ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। हम सवाल उठा रहे हैं क्या पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लिया, अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखिए ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एशिया कप में शेख हैंड का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। ICC ने पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा मुस्तरद किया और यह वाज़ेह किया है कि एंडी पायक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। ताहम पाकिस्तान ताहाल एशिया कप से दस्तबरदारी के मौक़िफ़ पर कायम है। आज कौमी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख हुई है। अगले चंद घंटों में PCB की तरफ से एशिया कप से मुतालिक बड़ा फैसला किए जाने है। इसी से मुतालिक ये सवाल सब आपसे आगाज़ करी हूँ, क्या आपको लगता है कि PCB को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए? और अगर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो आपके ख्याल में ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? जिस तरह की टीम हमने भेजी हुई है ना एशिया कप में, वो तो दस्तबरदारी ही मुझे ठीक लगती है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो अगर तो वो हमारे मैचेस के लिए वो रेफरी जैसे चल रही है चीज़ के, शायद रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस के लिए मैच रेफरी हो सकते हैं, तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जहाँ इंडिया ने जिस तरह का वो हरकत की, और बिल्कुल वहाँ के भी सिर्फ ये ना समझा कि पूरे इंडिया में इसको पजीराई मिली है, इसको सराहा गया, इस तरह नहीं है। वहाँ भी गोदी मीडिया से हट के उनके जो वो जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट को मैं सुबह सुन भी रहा था, वो किसी ने शेयर किया हुआ था उनका, वो ये कह रहे थे कि भाई इससे क्या कर लिया आपने, मतलब वो हाथ ना मिला के, मतलब इसका क्या मतलब है। और गोदी मीडिया का वो बिल्कुल क्रिकेट में भी उसी तरह साबित कर गया कि आपने अपने कप्तान से कहा, और जाहिर है जब वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनका बेटा और ये सारी चीज़ें चला रहे हैं तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। सबसे मज़े की जो इस पे बात की है ना, वो भगवंत मान है, वो इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बड़ी मज़े की बातें करते हैं। आपको याद होगा जब वो स्मॉक के दिनों में उन्होंने कहा था कि वो साड़ी हवाई गेड़े मारी जाती है, कभी दिल्ली इल्जाम ला दिंदा, कभी लाहौर ला दिंदा साढ़े ते।
उन्होंने आज ये कहा, उन्होंने कहा यार हाथ ना मिला के ऑपरेशन सिंदूर में जीत लिया तुम लोगों ने। वो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? और अगर इतना ही तुम्हें उससे थी कि नहीं हाथ नहीं मिलाना था पाकिस्तानियों से, तो उस गेंद को क्यों हाथ लगाया जिसमें पाकिस्तानियों को बल्ला लगा हुआ था? तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। और लेकिन उन्हें शौक है, वो अभी और मनाजिल तय करेंगे, लेकिन ये तैयार रहना चाहिए आईसीसी को कि कल अगर किसी कप्तान ने अपनी जीत गजा के नाम कर दी, फलस्तीन के हक में उसने बात कर दी, या पाकिस्तान के कप्तान ने कल को जीत के और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो विक्टिम्स हैं उनके नाम कर दी, तो फिर मैं देखूंगा आईसीसी उस पर क्या करती है। जी आमिर साहब, वो आईसीसी से ओआईसी की तरफ चलते हैं कि वो मैंने कहा था कि बद्दुआएं फैसला किया। तो इंडिया ने अगर जंग हारने के बाद, जहां असल जाहिर है ये तो खेल था, और ये फैसला किया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो बिल्कुल ठीक फैसला किया। मतलब इसी काबिल रह गए ना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब अपने खिलाड़ियों के जरिए ही वो बद्दुआएं देने का सिलसिला शुरू किया कि हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो भाई खुश रहो, हमने जहां जिस मैदान में एक्चुअली आपकी ठुकाई करनी थी पूरी दुनिया ने माना, हमने त्यारे भी गिराए, और वो ट्रंप साहब मुसलसल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी कायम किया। अब इस क्रिकेट पे आ जाए, मैंने अभी एक बड़े अहम बंदे से पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि वी आर नॉट गोइंग लाइट इस इशू पे। अब वो लाइट पे क्या हम मान जाएंगे कि सिर्फ हम रेफरी पे हटा दें? लेकिन जो मैसेज का जवाब आया वो तो यही आया मुझे कि हमारा फैसला बड़ा फर्म है। अब देखते हैं कि अगर आईसीसी कोई अपना फैसला बदलता है और पाकिस्तान से रब्ता करता है। अदरवाइज तो मोहसिन नकवी ने ठीक बोल्ड स्टेप लिया है इसके ऊपर कि जी ठीक है, अगर इज्जत ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कि अगर आपकी बात ही नहीं मानते तो उस टूर्नामेंट में फिर ये दावा करने की मोहसिन नकवी को भी जरूरत नहीं थी, और अगर उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है तो फिर ऐलान क्यों किया? ये गलत हो जाएगा। ये बड़ा सोच समझ के दायरा, जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए, और होना भी वही चाहिए कि आप प्लान करके करें कि जी हाँ हमें किस हद तक जाना है और हाँ कहाँ से हम करेंगे। क्योंकि बाइकआउट का बहरहाल तभी फायदा होगा कि भाई फिर आपके साथ कोई खड़ा भी तो हो ना मुल्क, कि आप अकेले ही निकल जाए टूर्नामेंट से तो उसका मजा नहीं आता। लेकिन अब आप मैसेज ऐसा दे चुके हुए हैं कि जी आप रेफरी नहीं करते तो हम खेलेंगे नहीं, फंस गए हैं ना पाए मानदे ना जाहिर रफ्तार। यहाँ पाकिस्तान के लिए भी एक है पोजीशन कि आप कैसे इस मामले को निकालेंगे। रास्ता निकलना चाहिए और आईसीसी को समझना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान इंडिया में, अगर पाकिस्तान वहां से आउट होता है तो वहां से शायकीन भी आउट होंगे। ये नहीं है बात कि वो जाहिर है ये क्रिकेट कोई आप और हम समझ लें कि जी कोई जहाद हो रहा है, ये सारा कमर्शियल गेम है, उसके ऊपर बड़ी सारी दुनिया के पैसे लगे हुए होते हैं। और मैं जुए की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री चलती है इन मैचेस के ऊपर। ये समझना चाहिए आईसीसी को। जी फैसल साहब, ये बात सही है आमिर साहब की। अगर ये कमर्शियल दुनिया है, अगर पाकिस्तान आउट हुआ तो बिजनेस भी जो है ना वो बाहर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो बिजनेस लगता है, बिजनेस होता है। तो ये भी एक बड़ा झटका लगेगा, सिर्फ आईसीसी नहीं, जो जिन लोगों ने उसके वो खरीदे हुए टाइम खरीदा हुआ, सबको इसका नुकसान होगा। इन तमाम लोगों को बैठना होगा, क्रिकेट के जितने भी जो है ना वो रखवाले हैं उन सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट का जो है ना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के इस फैसले से। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसमें अगर आप समझते हैं कि वो सही नहीं, तो उसको भी आप बैठ के बात करें। यहाँ पाकिस्तान को लचक दिखानी है, वहाँ पाकिस्तान जो है लचक दिखा दे, लेकिन पाकिस्तान के बाहर निकलने से क्रिकेट को जो है ना वो बहुत शदीद नौयत का जो है ना वो झटका लगेगा। बहरहाल जहाँ तक इसका ताल्लुक है इंडियन टीम का जो रवैया है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं दिखा रहा ना, तो उस रवैये के साथ तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो तो ऐसा लग रहा है ना कि वो भारतीय फौज अपनी जो जंगी माज था वहां तो हार गई है, उसका बदला लेने के उसने क्रिकेट के इस टीम को भेज दिया। ये शुक्र है इनके हाथ में बंदूक नहीं थमा दी जाके वहाँ गोलियां मार दो और हमारे राफेल का जो है मैदान में जाके ना बदला ले लो, वैसे तो हम ले नहीं पाए। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट मैच है, ये खेल नहीं हो रहा, बल्कि भारतीय फौज की जो है वो एक अस्करी हिकमत अमली है, जो वहाँ के खिलाड़ियों से, मासूम खिलाड़ियों से, जो उसका कप्तान बेचारा बोल रहा था, वो जितने जबरी अंदाज में बेचारा गुफ्तगू कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसको पूरा रटवा कर भेजा गया है। और भी शायद अल्लाह ताला रहम करे उस बेचारे पे, नहीं उसने पूरा पढ़ा या रटवाया था, उसमें ज़्यादा भूल गया, उसी की उल्टी क्लास वहाँ पे ना हो रही हो। तो बहरहाल इस तरह क्रिकेट तो नहीं हो सकती जिस तरह की भारत का रवैया है, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स होती है उसके बिल्कुल मुतसादिम है। उस रवैये के साथ तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही जी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? देखिए ये पाकिस्तान की ये जो है दस्तबरदार होने की उस वक्त है क्योंकि जो उन्होंने किया पाकिस्तान की बात नहीं मानी। पाकिस्तान आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा। पाकिस्तान की आज की टीम की नहीं बात, पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी हैं इधर पाकिस्तान के, तो क्रिकेट में एक पाकिस्तान का दुनिया भर में एक मुकाम है, तो इसलिए पाकिस्तान की बात को अहमियत देनी चाहिए इस वक्त। अगर नहीं अहमियत देते तो फिर इनको पाकिस्तान को तो चाहिए साथ के जो खिलाड़ी ममालिक हैं उनसे भी बात कर, मेंबर ममालिक हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, लेकिन फिर पाकिस्तान को इज्जत की खातिर बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये एक सब के लिए बड़ा बुरा होगा, ख़ासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो रवैया है दुनिया भर में उसका आप देख लें कि पहले तो हाथ नहीं मिलाया, फिर इस तरह जो बातचीत करना, इस तरह के बयान देना, खेल को खेल रहने देना चाहिए। इसमें बीच में सियासत लेके आ रहे हैं और गेम को सारा ख़राब करने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर पाकिस्तान बाहर होता तो शायकीन जो है सारे जो मैच देखने के लिए आए ख़ास तौर पर, क्योंकि दोनों ममालिक का आपस में एक दूसरे में, भारत इधर नहीं आना चाहता, पाकिस्तान फिर भी चले जाता था, लेकिन भारत इधर नहीं आना चाहता। भारत हमेशा एक नेगेटिव रोल अदा करता है, हमेशा उसने क्रिकेट के लिए, तो फिर जब बाहर हो रहे हैं मैच वगैरह तो उधर पाकिस्तान जो है कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान की बात को अहमियत देनी चाहिए। पाकिस्तान एक बात जो की है उसको भरपूर तरीके से उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आईसीसी को भी सारी, तो इस तरह ताकि मुस्तकबिल में भारत की जानब से ऐसा हो चाहे हटकंडे ना इस्तेमाल किए जा सके, ताकि पाकिस्तान ने नहीं खलल पैदा किया, खलल बेसिकली उनकी जानब से, इंडिया की जानब से पैदा किया जा रहा। सही जी। नवीद साहब, अच्छा तो देखिए, जैसे पिछले सेगमेंट में मैंने कहा कि इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो फेल हो गया है क्योंकि उसमें यूनिलैटरलिज्म आ गया है। तो इसी तरह आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का निज़ाम है वो मेरे ख्याल में नाकाम हो गया है कि वहाँ पे अगर बीसीसीआई इंडिया का जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है वो अगर आईसीसी के रेवेन्यू का 39% दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके फैसलों पर असरअंदाज भी होगा। ये बात बारहा कही गई है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि यही इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट से जो है वो बाहर रहे। हाँ, ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अगला आगे टूर्नामेंट खेलते हुए इंडिया को शिकस्त दे और फिर उस शिकस्त को, उस फतह को जो है वो फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने वाले पाक फौज के जो जवान हैं उनके नाम करे, तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर हिकमत अमली होगी। ठीक है जी, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर हिकमत अमली होगी। अयाज साहब, आपसे ज़िमनी सवाल, अगर जिस तरह कह रहे हैं नवीद साहब भी कि बॉयकॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए, और वाकई वो कब क्या टीम में इतना दम है जो हमने कारकर्दगी की कल भी बात की थी, क्या आप समझते हैं कि ये टीम जीत की तरफ जा सकती है? जो भी इसमें गैप्स हैं, जो खिलाड़ी होने चाहिए थे वो नहीं है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता किसी सूरत ये टीम जो है इस वक्त जो हमने मैदान में उतारी भी है वो इंडिया को हरा सके, इस इंडियन टीम को जो इस वक्त है। लेकिन वो नवीद साहब कहना सिंपल यही चाह रहे हैं कि जैसे यूएन में यूएस की अहमियत है इसी तरह आईसीसी में इंडिया की अहमियत है, और इसीलिए मैं आईसीसी को हमेशा इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता होता हूँ। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, उस पर पूरा गलबा भारत का है और वही चला रहा है। हालांकि ये दो मुल्क ऐसे थे, पाकिस्तान और इंडिया, जो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप बाहर लेके आए थे मिलके, क्योंकि इंग्लैंड वाले उस दौर में ज़ाहिर है वो माइट थी, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप हमेशा इंग्लैंड में हो, ये कारनामा था। लेकिन आज हालात मोदी सरकार ने इस हद तक पहुंचा दिए हैं कि हाथ मिलाने की भी रवादारी है। सही है जी। हमारा क्या पाकिस्तान को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए, क्या पीसीबी का फैसला होगा, और ये जो फैसला लिया जा रहा है ये कितना मौसर साबित होगा भी या नहीं? राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।